दो इतिहास शिक्षिका डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन सेकेंडरी स्कूल अंधेरी ईस्ट से पुनः आपके पास एक बार आपका उद्योग तथा व्यापार कक्षा 9वीं का जो एक सब्जेक्ट विषय इतिहास चल रहा है अभी ऑनलाइन। आप लोगों का 8वां चैप्टर उद्योग तथा व्यापार के संबंध में है बच्चों। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो जूम करके, जो भी है चैप्टर का नाम शो कर रहा है। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे लेसन आप लोगों को पढ़ाए थे, बहुत सारे चैप्टर करीब करीब मैंने कराए हैं जून मंथ से ही। तो बेसिक चीजों की जानकारी मैंने आपको दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत यह चैप्टर बच्चों एक्चुअल में 4th चैप्टर जो आपका है आर्थिक विकास, इसकी ये देखा जाए तो इसका संबंध वहां से है। उस चैप्टर से हमें बहुत कुछ यहाँ पे आपको संबंधित चीजें पढ़ने को मिलेंगी। बच्चों इस पाठ में हम लोग यह पढ़ने वाले हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता यानी आजादी के पश्चात जब हमारा भारत देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके पश्चात मैंने पहले भी ये चीज बताया हुआ है कि किस तरह से विकास की गति को ध्यान में रखा गया। विकास के लिए, देश के विकास के लिए, देश के प्रत्येक क्षेत्र के को विकसित करने के लिए सरकार ने अपनी नीतियां बनाई थी, जिसमें मैंने ही आपको पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ाया हुआ था। उसी के कुछ छोटे छोटे मुद्दे जो हैं यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। जैसे एक मुद्दा आपका यहाँ पर आएगा भारत के प्रमुख उद्योग। बच्चों कि सबसे पहली बड़ी बात यह है कि भारत स्वतंत्र होने से पहले, यानी हमारा देश जो है स्वतंत्रता के पूर्व से पहले ही विचार मंथन चलने लगा था हमारे देश में। जो दिग्गज लोग थे आजादी के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, तो किस टाइप की अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया जाए। जब हम यह विषय पढ़ने जा रहे हैं कि भारत के उद्योग कौन कौन से हैं, उसकी खासियत क्या है, उसकी स्थापना कैसे हुई, तो सबसे पहले छोटा सा परिचय हमें यह जानना होगा कि हमारे देश में किस टाइप की अर्थव्यवस्था है। यानी जो कल कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, सरकारी कंपनियां, मिल फैक्ट्रियां हैं, उस पर किस तरह की अर्थव्यवस्था लागू होती है। बच्चों हमारे देश में मिश्रित टाइप की, मिश्रित यानी दो चीजों का कॉम्बिनेशन जिसे हम बोले मिश्रित टाइप की अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ लागू है। स्वतंत्र भारत में जब आप पढ़ोगे यहाँ आगे कि 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना के समय किस तरह की नीति को फॉलो किया गया बच्चों, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी गई, प्रायोरिटी किसको दी गई, मिश्रित अर्थव्यवस्था को। इसका तात्पर्य यह है बच्चों कि हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था को स्वीकार करना है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों आपस में मिलकर, यानी 50% निजी है यानी अपना स्वयं का है, किसी पर्सनल व्यक्ति का है, और 50% सरकारी जो अंडर गवर्नमेंट जिसे हम बोल सकते हैं, जिस पर स्वामित्व सरकार का हो। ऐसी दोनों संस्थाएं मिलकर के कार्य करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल सकती हूँ रिलायंस हुए अपना, जिसे आप जियो के नाम से बहुत ज्यादा जानते हो, टाटा बिरला, ऐसे जो बड़े बड़े अपने देश के कल कारखाने, मिल फैक्ट्री स्थापित करने वाले लोग हैं, इनका सहयोग लेकर, और बाकी भारत सरकार के अंतर्गत जो भारतीय सरकार को संचालन करती है, ऐसी संस्थाओं को मिला करके मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसपे स्वामित्व सरकार का भी हो और निजी व्यक्तियों का, जिनके पास पूंजी है, ऐसे लोगों का सहयोग लेकर के मिश्रित अर्थव्यवस्था को 1948 में इन बातों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई। और इसके प्रमुख स्थापककर्ता श्याम प्रसाद मुखर्जी, जो कि कोलकाता से बिलोंग करते थे, इनके नेतृत्व में स्थापना की गई। विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं को ऋण उपलब्ध कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। जब हम यह पढ़ेंगे वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग कैसे कैसे डेवलप्ड हो गया, तो सबसे पहली बात है इन उद्योगों को डेवलप करने की पृष्ठभूमि क्या थी। जो छोटे छोटे हमारे देश में उद्योग हैं, छोटे हों बड़े हों, ग्रामीण क्षेत्रों से हम चलते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों से हम देखेंगे कि जो परियोजनाएं सरकार ने बनाई हैं, उनको एक नया रूप देने के लिए, उन योजनाओं को एक आधार प्रदान करने के लिए, पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए
ही ऋण देने की व्यवस्था, यानी जैसे आज भी आप देखते हो कि गांव में कृषकों को सरकार द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है, जिससे वो अपनी कृषि को अच्छी तरह से कर सके, अपनी कृषि जो भी है खेती वो अच्छी तरह से कर सके और उनकी पैदावार, उपज की जो पैदावार हो अच्छी क्वालिटी की हो। जैसा कि कॉमन भाषा में आप सभी लोग जानते हैं, सेम बच्चों उसी तरह छोटे छोटे ऋण के माध्यम से अनेक टाइप की परियोजनाओं के माध्यम से औद्योगिक गति को बढ़ाने का कार्यक्रम सरकार के द्वारा किया गया। और 1954 में 1954 में औद्योगिक क्षेत्र में अधिक गति को लाने के लिए औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई, जैसा कि आपके बुक में है। सबसे यहाँ पर हमें ये भी देखना है बच्चों, हमारा देश औद्योगिक राष्ट्र नहीं है, हमारा देश कृषि प्रधान देश था। आजादी के के पूर्व पूर्ण रूपेण भारत देश जो है वह कृषि पर आधारित देश था। आजादी के पश्चात प्रत्येक क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ा जाए, उद्योग छोटा है या बड़ा है, उन सब पर विशेष ध्यान दिया गया। और इसी के कारण बच्चों स्पेशली हम बोलेंगे कि नदी के मुहाने पर जो तटीय क्षेत्र है, सागर से लगे हुए क्षेत्र हैं, जैसे कोलकाता हुआ, उड़ीसा का क्षेत्र हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ऐसे जगहों पर ज्यादा मिल फैक्ट्रियां, कल कारखानों की स्थापना की गई। और जो बड़े-बड़े व्यवसायी थे जिनका इंपोर्ट का काम जो है, निर्यात का काम विदेशों के साथ, यूरोपीय कंट्री के साथ चलता था, उन लोगों ने अपना इसमें सहयोग दिया। और इन्हीं में एक नाम आता है, सबसे पहले 1854 में हमारे यहाँ कावस जी डावर, यह आपको पिछले ही अध्याय में आपने पढ़ा होगा, कि नेतृत्व में यह उद्योग, वस्त्र उद्योग जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे देश में पढ़ने के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए एक कंपनी के रूप में, यह एक कुटीर उद्योग के रूप में काम होता था, लेकिन अब यह मिल फैक्ट्री, कल कारखाने का रूप लेता गया और इस तरह से वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई। यानी घर से निकलकर, ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर जो हथकरघा के माध्यम से, चरखे के माध्यम से काम होता था, अब वह मशीनरियों के माध्यम से होने लगा। बच्चों, देश का जो कुल औद्योगिक उत्पादन है उसमें 14% जो है, लगभग 14% हम जिसे कह सकते हैं, 14% उत्पादन वस्त्र उद्योग का है। अब वस्त्र उद्योग में बहुत टाइप्स आपको इसमें मिलेंगे, कुछ नाम आपको दिए हुए है, तो बहुत लंबा है हिस्ट्री, लेकिन आपकी बुक में जो दिया हुआ है उसमें रेशम है, पटसन है, और इसके अलावा जूट का उद्योग है। पटसन मीन्स जूट उद्योग, खादी ग्राम उद्योग, सब वस्त्र उद्योग के ही संबंध में दिया हुआ है। यहाँ पर बच्चों आप देखोगे कि वस्त्र उद्योग में यंत्र करघा और हथकरघा का समावेश होता है, यानी यह ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से जो गांव में जूट वगैरह होता था, वह मशीनरियों के माध्यम से उसके मोटे मोटे धागे बनाकर उससे मोटे कपड़े, खादी नुमा जो मोटे कपड़े होते हैं, उनका निर्माण किया जाता था। लेकिन इसी प्रक्रिया में आगे चलते हुए टेक्सटाइल कमेटी की जब स्थापना 1963 में हो गई, एक वस्त्र उद्योग समिति की स्थापना हो गई, तो यह समिति जो है बाजारों में निर्यात किए जाने वाले टाइप्स के कपड़े बाजार में, यानी जो अपना एक मार्केट बना सके, उसके लिए अलग अलग टाइप्स की मशीनरियों को बना करके एक संगठित क्षेत्र की स्थापना की। इसमें आप महाराष्ट्र, इसके अलावा गुजरात में अहमदाबाद, राजकोट, उत्तर भारत, ऐसे बहुत सारे, आंध्र प्रदेश, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पर इन उद्योगों की स्थापना, इसको बढ़ावा देने के काम करने के लिए संगठित व्यापक उद्योग की स्थापना की गई। देश भर में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वस्त्र उद्योग जो है वह कृषि के बाद, वस्त्र उद्योग जो है कृषि के बाद सबसे बड़ा उद्योग बन गया। इसका हिस्ट्री आप देख रहे हो किस तरह से छोटे स्तर से उठ करके बड़े लेवल तक यह आया, और इसने अपना स्थान कहाँ बना लिया, कृषि के पश्चात विश्व, अपने भारत देश का सबसे बड़ा दूसरा उद्योग कौन सा है बच्चों, कृषि के पश्चात, यानी अपना ये वस्त्र उद्योग, कपड़े का उद्योग। इसके अंतर्गत सूती, रेशमी, ऊनी, जूट आदि उद्योग सम्मिलित है, यानी अलग अलग टाइप के कपड़े, अलग अलग प्रकार के कपड़े, जैसा कि मैंने आपको बताया तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, भारत का जो, जिसे हम अहमदाबाद जो है भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कपड़े का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर
होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर काम करते हैं, किस तरह से मशीनरियों के माध्यम से ये सारे क्षेत्र हैं। अपनी स्क्रीन पर आप जूम करके देख सकते हैं कि कौन-कौन से क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना हुई, भारत के मानचित्र के माध्यम से समझने में आपको आसानी होगी। सॉरी। तो यहाँ पर बच्चों हम इसका ही अगला दूसरा जो मुद्दा है, रेशम उद्योग में हम चलते हैं। यह उद्योग का कार्य वस्त्र उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत बेंगलुरु की शहरी बायोटिक रिसर्च लेबोरेटरी में रेशम के कीड़ों, देखो बच्चों रेशम जो है वो कई टाइप्स का होता है, बहुत सारे इसके टाइप्स हैं, जिसमें एक रेशम का जो कीड़ा होता है, कीड़ों के माध्यम से एकदम मखमली रेशम बनाए जाने का काम किया जाता है। यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे अलग-अलग टाइप में आप मलबरी हो गया, मूंगा हो गया, यहाँ पे बुक में नहीं है, ये मैं आपको एक जनरल नॉलेज की तरह बता रही हूँ। टॉपिकल हो गया, टसर, ऐसे बहुत सारे टाइप्स के जो रेशम है। कुछ रेशम का उत्पादन जो शहतूत एक वृक्ष जो है जिसके फल हम खाते भी हैं, उसके माध्यम से भी उत्पादन होता है। और इसमें दूसरा इसमें आप देख सकते हो कि जैसा मैंने बताया कि कीड़ों के पालन से जो रेशे उत्पन्न किए जाते हैं, उसके माध्यम से एक लंबी परंपरा, भारत देश में रेशमी वस्त्रों के उत्पादन की एक लंबी परंपरा, एक बड़ा अध्याय इसका रह चुका है। भारत जो है रेशम उत्पादन के क्षेत्र में चीन के बाद विश्व में दूसरा बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। जैसे कृषि के बाद भारत का वस्त्र उद्योग अपने आप में स्थान रखता है, वैसे ही बच्चों रेशम का जो उत्पादन है वह अगर चीन कंट्री जो है विश्व में प्रथम स्थान रखती है, तो हमारा देश भी द्वितीय स्थान पर है। और इस तरह से अलग-अलग टाइप्स के जो कपड़े बनाए जाते हैं, रेशम काफी महंगे कपड़े होते हैं, मखमली रेशम जो है। और इसकी एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से जो बारीक सूत निकाला जाता है, उसमें तमाम कारीगर काम करते हैं, और मशीनरियों के माध्यम से साड़ियां हुई और कुर्तेज वगैरह जो भी मिस एक्स वाई जेड जो भी मटेरियल बनाए जाते हैं यूज के लिए, महिलाओं और पुरुषों के लिए, वह सारे चीजों का उत्पादन इसमें होता है। और ये काफी कॉस्टली होता है, देखा जाए तो काफी महंगा होता है। रेशम के कपड़े आधुनिक समय में हम बोले तो काफी कॉस्टली माने जाएंगे, अच्छी क्वालिटी के रेशम, डुप्लीकेट की बात मैं नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे कि उद्योग का जो प्रमुख केंद्र हम बोले तो कर्नाटक हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। साथ साथ में आदिवासी समुदाय के लोग या ग्रामीण क्षेत्रों में जो लकड़ी के चरखे वगैरह होते हैं, या लकड़ी की जो मशीनरियां प्राचीन टाइप से जो चला आ रहा है, उसमें भी एक भारतीय उद्योग की झलक देखने को मिलती है। और यहाँ पर भी रेशम के कपड़ों का उत्पादन किया जाता है। इसी वस्त्र उद्योग में बच्चों एक और अपना आपका देखने को मिलेगा आपको पढ़ने के लिए कि पटसन जूट। पटसन मेरे ख्याल से सभी बच्चे जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। आप पटसन एक प्रकार का जो लकड़ी वृक्ष जो कृषि में उत्पादित किया जाता है, खेतों में कृषि क्षेत्र में खेतों में उत्पादित करके लकड़ी जो उसमें से रेशे निकाले जाते हैं, और इसको पानी के क्षेत्रों में, पानी का क्षेत्र यानी जैसे मैंने अभी कहा कि नदी का किनारा हुआ, समुद्र का किनारा हुआ, ऐसे जगहों पर इसकी क्रिया होती है, उसको डुबा करके रखना, फिर उसमें से काफी टाइम के बाद वो रेशे निकालना, और उसके माध्यम से जूट तैयार करना। क्रिया की प्रतिक्रिया कहने का मतलब उस काम कुछ किया गया है तो किस तरह से उसका हमको आउटपुट निकल रहा है। तो उस लकड़ी के माध्यम से जूट एक अपने आप में मोटा कपड़ा जिसे हम बोल सकते हैं, जाड़ा कपड़ा। हमारे देश में पटसन उत्पादन, जूट उत्पादन आजादी के पूर्व, जब हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान, इवन पाकिस्तान और चीजें जो है वहां पर एक लंबा इसका जो है उत्पादन का एक लंबा क्षेत्र रहा है, लंबा अध्याय रहा है इसका। और आजादी के पश्चात, हमारे देश की आजादी के पश्चात जब देश का विभाजन हो गया, पाकिस्तान और ऐसे बांग्लादेश नए राष्ट्र बन गए, तो जूट के उत्पादन का बहुत सारा क्षेत्र जो है इन देशों में चला गया विभाजन के पश्चात। नहीं तो बच्चों हमारे देश में, पूरे हिंदुस्तान में जूट अपने विश्व में प्रथम स्थान पे था। जूट उत्पादन के क्षेत्र में हमारा देश सबसे अग्रणी था, और उसी के कारण
अब जूट के कपड़ों को बनाने के लिए भारत देश को जूट बाहर से मंगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश, क्योंकि यह जो नदी का क्षेत्र है, यहाँ की जो मिट्टी है पटसन उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। जैसे पाकिस्तान की सिंधु नदी ले लीजिए, और हमारे यहाँ जो बंगाल की हुगली नदी जो पश्चिम बंगाल में गंगा गंगा का तराई क्षेत्र जो है, डेल्टा प्रदेश, उसका काफी कुछ क्षेत्र जो है चला गया है बांग्लादेश में, जहां पर जूट की बड़े पैमाने पर खेती की जाती थी। और इससे आसानी से मतलब हमारे लिए कच्चा मटेरियल जिससे हम कपड़े को बना सके, निर्मित कर सके, का आसानी से हमें प्राप्ति हो जाती थी। लेकिन बाद में यह थोड़ा सा इसमें एक तरह से बोला जाए तो अच्छा वस्तुओं का उत्पादन स्तर पर प्रथम स्थान जो रखने वाला भारत देश था, वह बाद में बाहर से मंगाने लगा जूट जो है, और उसके माध्यम से कपड़ा उत्पादन का काम यहाँ पर किया जाने लगा। और बच्चों, जूट उत्पादन के जो जैसे आप मोटे मोटे बोरे देखे होंगे, या ग्रामीण बोरे यानी जो आप जिसे गोनी आप बोलते हो आपकी भाषा में, या फिर और अदर मटेरियल जूट के आप जो बैग वगैरह बोलते हो, एग्जाम्पल के तौर पर कहा जा सकता है। साथ साथ में जूट के मोटे खादी टाइप के जो कपड़े होते हैं, यह सारे बच्चों इसका एग्जाम्पल हैं कि जूट से क्या क्या चीजें बनती हैं और इसका क्या है। इसी में अगला टॉपिक बच्चों आपको आ रहा है हस्तशिल्प। हस्तशिल्प यानी सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं, सामान्य तौर पर आपकी भाषा में, हमारी भाषा में, हाथों से बना हुआ, हाथ से निर्मित जो सामान होता है, जो महीन कारीगरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, हस्तशिल्प की श्रेणी में रखते हैं। यह एक श्रम प्रधान, मेहनत वाला श्रम प्रधान कार्य हम इसे कह सकते हैं कि मेहनत से काफी कार्य इसमें कारीगरों के द्वारा किया जाता है। भारत देश बच्चों अपने विशिष्ट हस्तशिल्प के लिए संपूर्ण विश्व में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। भारत के जो हस्तशिल्प है वह जो है एक अपना ही स्थान रखते हैं, क्योंकि इस हमारे देश में जो नक्काशीदार सामान निर्मित होता है, इसमें आपको फोटो में अभी दिखाती हूँ कि किस तरह से नक्काशी युक्त, कारीगरी युक्त सामान देखने को हमको मिलता है, तो आपको शायद ज्यादा समझ में आए। भारत के हस्तशिल्प पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, विशेषकर यूरोपियन कंट्री में काफी विकसित है। काफी इसका विकसित मीन्स काफी इसका बड़ा रोजगार है। इसका बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। निर्यात मीन्स भेजा जाता है। भारतीय हस्तशिल्प में जैसे आप, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता सकती हूँ कि कश्मीर की कढ़ाई वाली जो शालें हैं, नक्काशीदार जो गलीचे हैं, और अखरोट की लकड़ी से बने हुए जो फर्नीचर है, मीनाकरी बर्तन, हीरे जवाहरात जो जैसे आप देखते हो ज्वेलरी वगैरह पे डिजाइन की जाती है, यह सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है बच्चों, हस्तशिल्प के अंतर्गत आता है। ये लकड़ी को देखो किस तरह से काट करके बनाया हुआ है। यह एक कारीगर की विशेषता हम इसे कह सकते हैं कि कारीगर ने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किस तरह से बारीकी के साथ इस पे काम किया हुआ है। आप देख सकते हैं हस्तशिल्प की विशेषता कि छोटे बांस के जो पौधे पेड़ होते हैं, उसके माध्यम से लकड़ियों को छील करके उनको एक नया प्रारूप दे करके और इसके माध्यम से जो काम देखिए किया गया है, उसका भी अपना एक अलग ही स्थान है। छोटे छोटे जो मूर्तियां हैं उनको किस तरह से नक्काशी रूप प्रदान किया गया है, नक्काशीदार जो है। तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल आपने बहुत सारी चीजों को देखा होगा, और इसमें बच्चों बहुत सारा आता है। जब एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो कि जूट, कागज, बुनाई, कढ़ाई, चित्रकारी, पत्थर, चमड़ा, जरी, लकड़ी आदि, यानी सारे एग्जाम्पल है जिस पर हाथ के माध्यम से हाँ काम किया जा सकता है। जूट के माध्यम से, जूट जो है उसमें भी आप डिजाइन कर सकते हो। कागज के माध्यम, यह अपना एक अलग ही कला है। बुनाई, आप लड़कियां जो है या और यहाँ पर जो क्लास में बच्चे हमारे अभी उपस्थित हैं, बुनाई के लिए जो लड़कियों को स्पेशल एक रहता है, शौक रहता है कि नया नया प्रारूप किसी भी चीज को, ऊन हुआ, धागा हुआ, उससे किस तरह से नया रूप दे दिया जाए। कढ़ाई का काम है, चित्रकारी, पेंटिंग आप सभी लोग करते ही हो। आप मतलब ये एक अपना शौक है, एक अपने हाथ की विशेषता है। पत्थर को किस तरह से कटाई छटाई करके नए नए टाइप्स की मूर्तियां बनाना,
चमड़े का अलग रूप प्रदान करना, चमड़ा जो है वो ऐसे सीधा सरल आपको मिलता है, वो पिटाई के माध्यम से चमड़ा एक तैयार होता है। लेकिन बैग हुआ, अदर मटेरियल हुए, वह चमड़े को एक प्रारूप दिया जाता है, वह हाथ के काम के माध्यम से। जरी काम, छोटे-छोटे रेशमी धागों के माध्यम से, जरी के धागों के माध्यम से कपड़ों पर जो जरी तैयार की जाती है, और लकड़ी का मैंने आपको अभी दिखाया। तो ये मिट्टी में तो टेराकोटा वगैरह की मूर्तियाँ आपने देखी ही हैं बच्चों, कहीं आप जाते होगे घूमने-फिरने के लिए, तो आप देखते होंगे। और कांस हुआ, पीतल हुआ, तमाम ये सारे चीज़ें, ये जितने मटेरियल्स हैं, सब हस्तशिल्प के लिए अपना एक अच्छा उदाहरण हम कह सकते हैं। इसी में अगला है बच्चों वाहन उद्योग। वाहन उद्योग में भी भारत का एक अपना अलग ही स्थान है। वाहन उद्योग को भी बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्रता के पश्चात जो नीति तैयार की गई, उसको उसमें महत्वपूर्ण योगदान देख सकते हैं कि टाटा की तरफ से शुरुआत में जो ये वाहन भारत में बड़े पैमाने पर वाहनों का विकास हो, इसके लिए टाटा हुआ, महिंद्रा कंपनी हुई, ऐसी-ऐसी कंपनियाँ जो हैं उन लोगों ने अपने-अपने मोटर्स, गाड़ियाँ सब विकसित किए, और जिससे हमारा देश भी विकसित देशों की श्रेणी में आगे आ सके। इसमें आप देखोगे कि वाहन उद्योग जो है सनराइज़ क्षेत्र में इसे कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको आता है। भारत के जो ट्रैक्टर उद्योग है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के आपने देखा ये लेबल लगा रहता है। कृषि कार्य के लिए आते हैं। ट्रैक्टर्स का उपयोग बच्चों सर्वप्रथम कृषि में करके कृषि की उत्पादकता को, जो काम किसान भाई जो है हलों के माध्यम से, लंबी जुताई के माध्यम से उन बहुत समय लग जाता था, 2 से 4 दिनों का वह आधे घंटे या 30-45 मिनट्स या 1 आवर्स के वीक में यह सारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो इसका उपयोग कृषि क्षेत्र में किया गया। फिर उसी तरह ट्रैक्टर की ट्रालियों का उपयोग जो है माल ढुलाई के लिए किया गया। इस तरह से जो हमारे देश में वाहन उद्योग की स्थापना हुई, वह जो है एक अपने आप में इतिहास रचा, और भारत के ट्रैक्टर सिर्फ भारत देश में ही नहीं, तुर्किस्तान, मलेशिया, साउथ अफ्रीका ऐसे अदर कंट्रियों में भी इन्हें भेजा गया, निर्यात किया गया, जिसके माध्यम से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए कहीं जो है हमारे देश को सहयोग मिला। आई थिंक वाहन उद्योग का ये नहीं मैंने जोड़ पाई हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे जो आपकी छोटी-छोटी कारें हैं, बाइक है, ये सब कुछ इसमें आता है बच्चों, वाहन उद्योग के अंतर्गत सारी चीज़ें समाविष्ट हैं। और यह जो है आज की तारीख में आप देख रहे हो कि वाहन उद्योग का क्या प्रारूप हो गया है, क्या रूप धारण कर लिया है, अपने ट्रैफिक आप देखते हो, वह कभी हमारे देश में बैलगाड़ी और घोड़ों से चलने वाला जो हमारा देश कंट्री थी, वह इतना डेवलप कर गया कि आप समाज में ज़्यादातर लोगों के पास अभी एटलीस्ट टू व्हीलर वह तो रहता ही रहता है। यानी वाहन उद्योग ने हमारे देश में एक अच्छी प्रगति की, और साथ-साथ में विदेशों को भी सप्लाई करने का, विदेशी कंट्रियों को भी, बाहर के देशों को भी सप्लाई करने का काम हमारे देश के वाहन उद्योग, मोटर उद्योग के द्वारा किया गया। सीमेंट उद्योग, गृह निर्माण के कार्य के लिए सीमेंट, कोई भी घर बनाने, एक बुनियादी चीज़ हम जिसे कह सकते हैं, यदि हम कोई घर बनाना चाहते हैं, कोई मकान निर्माण करना चाहते हैं, तो उसके लिए सीमेंट की जुड़ाई काम के लिए, जुड़ाई का काम जो होता है, ईंट से ईंट जुड़ाई का काम, उसके लिए जो है सीमेंट की आवश्यकता होती है। भारत में सर्वप्रथम सीमेंट जो है आज़ादी के पूर्व 1904-5 के लगभग जो है इसका जो है एक तरह से नींव खोज की गई, और इसकी एक नई फैक्ट्री की स्थापना मद्रास में हुई थी। जो कि बाद में चल करके अलग-अलग क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, झारखंड हुआ, ऐसे जगहों पर सीमेंट की बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, जिसमें इसका काम बारीकी से किया जा सके। आप टीवी में देखते ही होंगे तमाम टाइप के सीमेंट का प्रचार आपको देखने को मिलता है। उसकी खासियत आपको बताई जाती है कि इस सीमेंट का उपयोग करेंगे, तो आपके घर की मजबूती काफ़ी अच्छी होगी। तो इसकी आवश्यकता क्या है, यह तो आप समझ ही गए होंगे। भारत में ज़्यादातर सीमेंट के कारखाने जो हैं वह राजस्थान के क्षेत्र में हैं, क्योंकि सीमेंट के निर्माण के उष्ण और आर्द्र दोनों टाइप की जलवायु की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ जानते ही हैं कि राजस्थान का जो मरुस्थल है, और साथ-साथ में मरुस्थलीय क्षेत्र यानी उष्ण, और साथ-साथ में गर्म हवा, जिसे हम कह सकते हैं गर्म क्लाइमेट, और जो बरसात का इतना ये नहीं है, इसके कारण यह क्षेत्र उपयुक्त है सीमेंट निर्माण के लिए। साथ-साथ में इसमें नई-नई तकनीकी से संबंधित जो ये था, इसमें फॉलो किया गया।
उद्योगपतियों द्वारा जिन लोगों ने सीमेंट के कारखाने को लगाया देश में, उन लोगों ने बहुत सारी टेक्निक को यूज करके इस जो उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, उसको काफी ऊपर लाने में अपना सहयोग प्रदान किया गया। इस तरह से देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, बड़े-बड़े इसका बड़ा प्लांट होता है और इसका बड़ा प्रोसेस होता है। वन बाय वन मतलब स्टेप बाय स्टेप जाना है और अंत में हमको जो सीमेंट्स के टाइप्स होते हैं जो आप देखते होंगे, वो बहुत सारे प्रकार के जो है बिरला हुआ, ये अलग-अलग टाइप्स के जो सीमेंट हमको देखने को मिलते हैं, उसकी गुणवत्ता के साथ हमको प्राप्त होते हैं। उसी में अगला एक आपको टॉपिक है बच्चों, चमड़ा उद्योग। भारत के प्रमुख उद्योगों का अगला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें चमड़ा उद्योग है। यह भारत का एक निर्यात विमुख उद्योग हम कह सकते हैं। आपकी किताब में सिर्फ 2 लाइन में दिया हुआ है, निर्यात। पूरे वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर चमड़े की मांग, चमड़े से बनी हुई वस्तुओं की मांग बहुत ज्यादा है। और चमड़ा प्राप्त कैसे होता है? चमड़े के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, शेर हुआ, चीता हुआ, ऐसे जो जाए हैं, इनके चमड़े को उतार करके, यानी इनको मार दिया जाता है एक तरह से, तो इनके चमड़े को उतार करके उसको एक रूप प्रदान किया जाता है, उसकी पिटाई के माध्यम से, ढलाई के माध्यम से। इसका भी उद्योग है, इसके भी कल कारखाने हैं और उसको एक प्रारूप दिया जाता है और यह बच्चों काफी कॉस्टली होता है। चमड़े की जो डिमांड है वह, और सिर्फ डिमांड ही नहीं, इसमें लगने वाली कीमत जो है, इसका पैमाना बहुत छोटा है, यानी कम मिलता है। बहुत बड़े पैमाने पर इसका नहीं है, लेकिन जो मांग इसकी बड़े पैमाने पर, लेकिन उत्पादन इसका बड़े पैमाने पर नहीं है। जो भी है काफी कॉस्टली है और इसका जो है निर्यात विदेशों को बहुत जाता है। इसमें बैग हो गया आपका, जूते चप्पल हो गए और सजावट की चीजें भी इसमें शामिल हैं। इस तरह से यह उद्योग भी अपने आप में एक भारत देश के उद्योगों में अपना अहम स्थान रखता है। उसी में बच्चों जीवन आवश्यक वस्तु हम देख रहे हैं, नमक उद्योग। हमारे घर भारतीय रसोई का प्रमुख जायका नमक। कहने का मतलब बिना नमक के कोई खाने में स्वाद नहीं आ सकता है। तो नमक उद्योग, भारत में नमक उद्योग, भारत जो है नमक उद्योग में भी प्रमुख देश रहा है। हमारे देश में, भारत देश में नमक का वार्षिक जो है उत्पादन 200 लाख टन होता है और आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन 60 लाख टन तक होता है। नमक से रिलेटेड आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन आपने पढ़ा होगा इसके पहले, तो उसमें आपको नमक नमक के विरोध में गांधी जी का जो कार्यक्रम था वह आपको याद ही होगा। यानी कहने का मतलब है आजादी के पूर्व से ही नमक को लेकर के एक तरह का चलन जो हमारे देश में था कि यानी यह जीवन आवश्यक वस्तु है, बिना इसके खाने में स्वाद नहीं आने वाला है। और यह सिर्फ इतना ही नहीं, यह उद्योग बड़े पैमाने पर समुद्री क्षेत्रों में, महाराष्ट्र में आप देखते होंगे कि जो खाड़ी वाला क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में नमक के बड़े-बड़े ढेर जो है लगे होते हैं और इनकी भी क्वालिटी होती है। स्पेशली आपको देखो प्रचार में देखने को मिलता है कि इस नमक के जो प्रचार आते हैं उसमें आयोडीन की खासियत बताई जाती है, गुणवत्ता बताई जाती है और इसी गुणवत्ता के आधार पर इसका टर्नओवर होता है, इसका भी निर्यात किया जाता है। यह भी भारत देश के उद्योगों में से एक इम्पोर्टेंट स्थान रखने वाला उद्योग माना जाता है। कारण नमक जो है जीवन आवश्यक वस्तु है और इसको अपना ही एक जैसे खाने बाकी चीजों की जरूरत होती है बच्चों, वैसे नमक की भी जरूरत होती है। नमक जो है, सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन यदि नमक नहीं है तो उसके बिना अधूरा माना जाता है। तो यह जो है एक बड़ा उद्योग अपने आप में साबित हो गया और जगह-जगह इसके जो भी खाड़ी से लगे हुए अपने यहाँ पर जगहें हैं, विशेषकर महाराष्ट्र में ज्यादा होता है नमक का उत्पादन। तो ऐसे क्षेत्रों में नमक के लिए एक व्यवसाय, एक रोजगार का अवसर मिला, रोजगार जो है उपलब्ध कराया गया और साथ-साथ में निर्यात करने का भी कार्य किया गया। साइकिल उद्योग अगला टॉपिक आप देखोगे। अब इसमें आपको सिर्फ हम आज के रिलेशन में हमको 2 और चीजें देख लेनी है छोटी-छोटी। साइकिल उद्योग, सभी लोग जो भी बच्चे हमारे अभी ऑनलाइन प्रेजेंट है मेरे सामने, साइकिल से तो सभी लोग परिचित हैं और सबका शौक भी होगा कि साइक्लिंग करना। तो साइकिल उत्पादन में भारत विश्व में अग्रसर है
मतलब ये भी एक अपना इम्पोर्टेंस स्थान रखता है। और पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में साइकिलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। आपको सभी को एक तो हीरो कंपनी आपको कंफर्म पता होगी सभी बच्चों को कि साइकिल उत्पादन में हीरो कंपनी, और आप लोग एटलस हुआ, हीरो हुआ, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंस देते हो क्योंकि ब्रांड है ये। तो ये ब्रांड आया कैसे? भारत में आजादी के पश्चात जब सभी उद्योगों को सहयोग मिला, सभी उद्योगों को सरकारी आश्रय मिला, बढ़ावा देने का कार्य किया जाने लगा, उसमें साइकिल उद्योग, क्योंकि यह एक देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र से शहर तक जुड़ने का एक सरल माध्यम, और इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो इसके लिए हमारे देश में ये जो तमिलनाडु हुआ, पंजाब, लुधियाना, ऐसे बहुत सारी जगहों पर, देश के और भी जगह, उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र हैं, ऐसे जगहों पर साइकिल के कारखाने, दोपहिया साइकिल के कारखाने स्थापित किए गए। और सिर्फ अपने देश के लिए नहीं, निर्यात करने के लिए भी भारत में इंपोर्ट करने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक ये बन गया। तो निर्यात के लिए जैसे इनमें नाइजीरिया हुआ, मेक्सिको हुआ, केनिया, युगांडा, ब्राजील, ऐसे बहुत सारे कंट्रियाज हैं, बहुत सारी कंट्री हैं जहां पर भारतीय सरकार के द्वारा साइकिल का निर्यात किया जाता है। फिलहाल मैंने आपको 2 ब्रांड के नाम आपको बताए, बाकी तो आपको पता ही होगा साइकिलिंग यदि करते होंगे तो। तो बच्चों इस तरह से अन्य क्षेत्रों में जैसे बढ़ावा मिला, हस्तशिल्प हुआ, उद्योग हुआ, कपड़े का उद्योग हुआ, वैसे ही साइकिल उद्योग को भी बढ़ावा भारतीय सरकार के द्वारा दिया गया। अगला है बच्चों खादी तथा ग्रामोद्योग। आज का आपका मेरे द्वारा पाए जाने वाला अंतिम जो टॉपिक है, ग्रामीण भाग के औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए खादी, जैसे मैंने अभी बता दिया, जूट का जो उपयोग होता है उसके माध्यम से खादी, उसी का एक बस शेष भाग हम कह सकते हैं, खादी के कपड़ों का उत्पादन किया जाने लगा, जो कि चरखों के माध्यम से पहले बना जाता था। और आजादी के समय खादी के कपड़ों को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे देश के नेता थे, जो लोग कार्यरत थे, जो अग्रसर लोग थे, उन्होंने खादी को बढ़ावा देने के लिए लोगों से अपील भी की थी, विदेशी कपड़ों की होली जलाओ और भारतीय खादी को अपनाओ। यह तो इतिहास का एक अध्याय रह चुका है, आप लोगों ने बेसिक चीजों में इसको पढ़ा ही होगा। ग्रामीण क्षेत्र के पारंपरिक उद्योग में जैसे हम देख सकते हैं, हस्त उद्योग, कुटीर उद्योग, घर में किया जाने वाला चरखे पर कुटीर उद्योग, यानी यह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुटीर उद्योग एक अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, घर घर में किया जाने वाला जो कुटीर उद्योग था, उसमें खादी भी एक अपना, खादी के कपड़ों का उत्पादन बहुत इम्पोर्टेंस, और साथ में मैंने आपको दिखाया बांस की लकड़ियों के द्वारा किस तरह से डोली और ये सब चीजें बनाई जाती हैं रखने के लिए, स्टोरेज मटेरियल को रखने के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे बच्चों, हस्त उद्योग, इसके अंतर्गत सारा कुछ आ जाता है। ग्राम उद्योग में आप जो भी कुटीर उद्योग घर में किया जाता है, जो भी चीजें आपने कभी आपने गांव में देखा होगा कि किस तरह से लोग जो भी उनके पास प्राकृतिक मटेरियल अवेलेबल है, नेचुरल तरीके से जो मटेरियल मिल रहा है, उसके माध्यम से नित्य नई चीजों का निर्माण करना ही ग्रामोद्योग के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है। उसमें चाहे मिट्टी की वस्तुएं हो, कुम्हार के द्वारा बनाए जाने वाला जो मिट्टी की चीजें हैं, दिया है या और अदर मटेरियल हुए साथ में, और वैसे ही खादी के कपड़े हुए, बांस की लकड़ियां से बनाए गए जो तमाम मटेरियल्स हैं, यह सब चीजें इसके अंतर्गत समाविष्ट हैं। साथ में यहाँ पर हम देखेंगे कि कुटीर उद्योग तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध साधन सामग्री और मानव साधन को उपयोग में लाने, लघु उद्योग, छोटे छोटे, लघु का कहने का मतलब है छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से भारत में ग्रामीण क्षेत्रों को स्वावलंबी, किसी पे निर्भर नहीं रहना, स्वावलंबी से तात्पर्य हम स्वयं में निर्भर है, अपने आप में निर्भर है, आत्मनिर्भर है, स्वावलंबी बनाने के लिए आयोग के द्वारा, जो आयोग मैंने आपको पढ़ाया कि आयोग की स्थापना औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास 1954 में जिस आयोग की स्थापना की गई, उसका यही सब टारगेट था, यही सब उद्देश्य था कि किस तरह से भारत में जो कुछ है, जो कुछ सामान, कच्चे पदार्थ हमको मिल रहे हैं, कच्चा मटेरियल हमको मिल रहा है, उसके माध्यम से नई चीजों को बना करके उसका रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, जिसका फायदा देश के नागरिकों को होने के साथ साथ इसको हम
निर्यात करके ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा कलेक्ट किया जा सके, जो कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपना योगदान, एक अच्छा योगदान देने में सक्षम साबित हो। इस तरह से बच्चों आज हमने देखा कि भारत में उद्योग और तथा व्यापार जो चैप्टर है आपका, उसका बेसिक क्या रहा, उसका बेसिक यानी उसमें कौन-कौन से काम किए गए, किस तरह से वो वस्त्र उद्योग आया, उसमें तमाम टाइप से रेशम, पटसन और जो भी खादी उद्योग हुआ, सूती उद्योग हुआ, ये सारे सिल्क के कपड़े जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया, और सीमेंट उद्योग, वाहन उद्योग, चमड़ा उद्योग, ये सारी चीज़ें जो भी मैंने हम लोगों ने अभी पढ़ा, वह प्रत्येक क्षेत्रों को डेवलप करने के उद्देश्य से, साथ-साथ में भारत के जो लोग हैं, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था टूटी हुई है, उसको एक मजबूती प्रदान हो सके, लोगों को रोज़गार मिल सके और हम अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट, अपने आप में हम आत्मनिर्भर हो सकें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो है नई नीति के तहत कार्य किया गया। किसी भी बच्चे का कोई भी सवाल हो तो अपने सवाल को पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 5 मिनट का समय बचा हुआ है लगभग। किसी भी टाइप के सवाल आप लोगों के मन में हैं तो अपने सवाल को आप कर सकते हैं। कोई बात नहीं समझ में आई है इस पार्ट्स के संबंध में? अ, जानकारी प्राप्त की है क्वेश्चन अपने विषय के संदर्भ में। उसके बारे में हमने पर्याप्त कुछ पढ़ लिया है, काफ़ी कुछ जानकारी हमने पढ़ा है, तो अगली बार जब हम फिर से उपस्थित होंगे, तो इसके बारे में अगला जो बचा हुआ अध्याय है या विषय है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।